दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी माइंड बेंडिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जिसमें कोर्ट रूम के अंदर एक ऐसा हाई प्रोफाइल गेम खेला जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े डिफेंस लॉयर अर्जुन मेहरा और एक घमंडी पॉलिटिशियन के बिगड़ैल बेटे शौर्यमान गौर की, जिसके ऊपर अपने ही दोस्त के मर्डर का संगीन आरोप लगा है। इस केस में एक तरफ कानून के बड़े बड़े दांव पेच और पुख्ता सबूत हैं, तो दूसरी तरफ अर्जुन की अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी, जिसके लिए उसे इस खूनी खेल में अपना सबसे बड़ा इक्का फेंकना ही होगा। क्या है वो इक्का और क्या है पूरा मांजरा, सब कुछ जानेंगे आज की इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत मुंबई में रात के 10 बजे एक क्लब के सीन से होती है, जहां शौर्यमान गौर और सोमा मित्तल साथ में शराब पीते हुए काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। करीब 1.5 घंटे बाद दोनों काफी नशे में वहां से निकलते हैं। उसी रात वर्ली के एक इलाके में शौर्य की कार रुकती है। एक चाय वाला जैसे ही कार के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कार से खून से लथपथ सोमा को नीचे फेंक दिया जाता है और कार तेज रफ्तार से वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन अवंतिका अपनी बेटी समायरा को स्विमिंग पूल कंपटीशन में चेयर अप करने के लिए पहुंचती है। समायरा एक शानदार स्विमर है जो हमेशा फर्स्ट आती है। दूसरी तरफ अर्जुन मेहरा शहर के एक बेहद नामी और अमीर डिफेंस लॉयर हैं, जिन्हें सब इक्का नाम से जानते हैं। वो आज तक कोई भी केस हारे नहीं है। उनकी खासियत यही है कि जज का फैसला आने से ठीक 5 मिनट पहले ही वो अपना इक्का फेंकते हैं और पूरा केस पलट देते हैं। मैच के दौरान समायरा सबसे आगे थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो रुक जाती है। घबराकर अवंतिका तुरंत अपने पति अर्जुन को फोन करती है। अर्जुन बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। समायरा कहती है कि पानी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। नर्स उसके डिस्चार्ज पेपर्स ले आती है, लेकिन डॉक्टर अर्जुन और अवंतिका से कहते हैं कि उन्हें कुछ टेस्ट करने होंगे क्योंकि उन्हें कुछ डाउट्स हैं। हालांकि दोनों को लगता है कि डॉक्टर बस उन्हें डरा रहे हैं और वो घर चले जाते हैं। रास्ते में अर्जुन के असिस्टेंट का फोन आता है कि कोई अमृतपाल उनसे अर्जेंट बात करना चाहता है, पर अर्जुन इसे अपना फैमिली टाइम बताकर अगले दिन बात करने को बोलता है। घर पहुंचकर अर्जुन को न्यूज से पता चलता है कि सोमा कोमा में है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, जबकि शौर्य पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ है। इस केस में शौर्य के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में वकील गोपाल कृष्णन लड़ने वाले हैं। इसके बाद शौर्य के पिता हर्षवर्धन गौर वकील अर्जुन मेहरा को अपने पास बुलाते हैं। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और अगले महीने ही इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए वो अपनी छवि बचाने के लिए इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहते हैं। उनके सारे लीगल केस अर्जुन की फर्म ही संभालती है और उन्हें पता है कि केवल अर्जुन ही उनके बेटे को बचा सकता है। तभी वहाँ शौर्यमान गौर आता है, जो बेहद बदतमीज और घमंडी है। वो अर्जुन से भी ठीक से बात नहीं करता, जिससे नाराज होकर अर्जुन केस लड़ने से मना कर देता है। शौर्य ताना मारता है कि मना करना था तो व्हाट्सएप कर देते, जिस पर अर्जुन कहता है कि वो ये बात सामने से कहना चाहता था। जब हर्षवर्धन इस केस की कीमत पूछते हैं तो अर्जुन कहता है कि अब कोई चमत्कार ही उसे ये केस लड़ने पर मजबूर कर सकता है। दरअसल शौर्य पहले अर्जुन की ही फर्म में काम करता था और एक अच्छा वकील भी था, लेकिन उसके घटिया एटीट्यूड और गलत तौर तरीकों की वजह से अर्जुन ने उसे अपने फर्म से निकाल दिया था। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर गोपाल कृष्णन का हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया है। इस वजह से अब ये हाई प्रोफाइल केस जूनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुरा बनर्जी को मिल जाता है, जो काफी समय से किसी बड़े केस की तलाश में थी। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर अवंतिका और अर्जुन को बताते हैं कि समायरा को कैंसर है। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर दिलासा देते हुए कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है, बस उसे स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बोन मैरो से मिलते हैं। टेस्ट से पता चलता है कि अर्जुन उसका बायोलॉजिकल पिता नहीं है, इसीलिए उसका बोन मैरो मैच नहीं हुआ। अब समायरा को बचाने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का समय बचा था। रात में बातचीत के दौरान खुलासा होता है कि समायरा का असली पिता कोई और नहीं बल्कि शौर्यमान गौर है। कॉलेज के दिनों में शौर्यमान और अवंतिका रिलेशनशिप में थे। अर्जुन भी अवंतिका को पसंद करता था, लेकिन शौर्यमान के खराब बर्ताव को देखकर अवंतिका ने अर्जुन से शादी कर ली थी। इस सच से अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहता है। अर्जुन तुरंत में शौर्यमान से मिलने पहुंचता है और सारी बात बताता है। ये सुनकर शौर्यमान हंसते हुए कहता है, यानी वो चमत्कार हो गया जिसकी तुम बात कर रहे थे। वो एक शर्त पर अपने स्टेम सेल्स देने को राजी होता है। अर्जुन को इस केस से बचाना होगा। वो दावा करता है कि उसने सोमा के साथ कुछ नहीं किया और वो बेकसूर है। अर्जुन को उसकी फितरत पर भरोसा तो नहीं था, पर बेटी की खातिर डील पक्की हो जाती है। अगले ही दिन शौर्यमान का ब्लड टेस्ट होता है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जिससे साफ होता है कि उसका बोन मैरो समायरा से पूरी तरह मैच करता है। इधर सरकारी वकील मधुरा बनर्जी पूरे दम खम के साथ इस केस की जांच में जुट जाती है। पुलिस शौर्यमान को गिरफ्तार कर लेती है। अब अर्जुन के पास उसे कोर्ट से बरी कराने के लिए केवल 2 महीने का वक्त था। क्योंकि शौर्यमान बचे
बचेगा तभी समायरा की जान बचेगी। जेल में रहने के बावजूद शौर्यमान को रसूखदार होने के कारण वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। जांच के दौरान मधुरा के हाथ एक ऐसी डीएनए रिपोर्ट लगती है जो सबको चौंका देती है। दरअसल सोमा के नाखूनों से मिले ब्लड और स्किन के सैंपल शौर्यमान के डीएनए से हूबहू मैच होते हैं। ये पुख्ता सबूत देखकर मधुरा सोच में पड़ जाती है कि जब केस का फैसला इतना साफ है तो शहर का सबसे बड़ा वकील अर्जुन इस हारे हुए केस को लड़ने के लिए तैयार क्यों हुआ। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है और अर्जुन और मधुरा आमने सामने आते हैं। अर्जुन अपनी पहली चाल चलते हुए खुद शौर्यमान को ही गवाह के तौर पर विटनेस बॉक्स में बुला लेता है। कोर्ट में सोमा की मां और शौर्यमान की पत्नी गौरी भी मौजूद थी। शौर्यमान गवाही देते हुए कहता है कि वो उस रात क्लब में सोमा के साथ काफी कंफर्टेबल था। रात 11:15 बजे जब वो कार से निकले तो उसने सोमा को किस करने की कोशिश की, लेकिन सोमा ने मना कर दिया। जब उसने जबरदस्ती की तो सोमा ने खुद को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया और कार से उतरकर भाग गई। गौरी ये सब सुनकर टूट जाती है और कोर्ट से रोते हुए बाहर निकल जाती है। शौर्यमान आगे बताता है कि इसके बाद वो रात करीब 1 बजे सीधा अपने घर आ गया था, जहां उसकी पत्नी भी मौजूद थी। हालांकि कानून के मुताबिक पति के बचाव में पत्नी की गवाही को मजबूत सबूत नहीं माना जाता। शौर्यमान के इस सच को कबूलने के बाद मधुरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो कोर्ट में साबित करने वाली थी कि सोमा के नाखूनों में मिला खून शौर्यमान का ही है, लेकिन शौर्यमान ने खुद ही मान लिया कि हाथापाई के दौरान सोमा ने उसे खरोचा था। इस एक चाल से मधुरा के सारे सबूत और डीएनए रिपोर्ट बेकार हो जाते हैं। कोर्ट के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण अगली तारीख दे दी जाती है। शौर्यमान खुश होकर अर्जुन से कहता है कि अब हम एक टीम है, तुम्हें थोड़ा खुश रहना चाहिए। पर अर्जुन जानता था कि वो कितनी मजबूरी में ये सब कर रहा है। इधर समायरा की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी नाक से लगातार खून बहने लगता था। वक्त हाथ से निकलता देख अर्जुन और अवंतिका बुरी तरह परेशान थे। अगली पेशी में मधुरा अपना मास्टर स्ट्रोक के तौर पर उस चाय वाले को गवाह के रूप में बुलाती है। चाय वाला गवाही देता है कि रात 11:15 बजे जब वो चाय देने कार के पास गया तो उसने सोमा को गिरते हुए देखा और कार में बैठे शख्स का चेहरा भी उसने देख लिया था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शौर्यमान था। फिर अर्जुन भी उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। वो चाय वाले से पूछता है कार कौन सी मॉडल की थी। चाय वाला जवाब नहीं दे पाता। फिर अर्जुन पूछता है पुलिस ने तुम्हें पहचानने के लिए कितनी फोटो दिखाई थी। चाय वाला बताता है सिर्फ एक। इस पर अर्जुन जज से कहता है कि यह पुलिस की साजिश है। वो जानबूझकर सिर्फ एक फोटो दिखाकर शौर्यमान को फंसाना चाहते हैं। शक का फायदा उठाकर अर्जुन इस केस को और लंबा खींच देता है और जज अगली तारीख दे देते हैं। मधुरा समझ नहीं पाती कि बिना सबूत के अर्जुन इस केस को इतना क्यों खींच रहा है। केस को जल्दी खत्म करने के लिए अवंतिका खुद अर्जुन के पास आती है। वो उसे सोमा की कुछ प्राइवेट चैट्स और पर्सनल फोटोग्राफ्स देती है ताकि डिजिटल सबूत से केस मजबूत किया जा सके, लेकिन अर्जुन उस सबूत को लेने से मना कर देता है और साफ कहता है कि वो केस जीतने के लिए किसी औरत के कैरेक्टर पर कीचड़ नहीं उछालेगा। अगले दिन कोर्ट में अर्जुन का सामना सोमा की मां से होता है। वो रोते हुए उसे पूछती है तुम ये केस क्यों लड़ रहे हो? पूरी दुनिया जानती है कि गुनहगार कौन है। मेरी बेटी सीए बनना चाहती थी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। अर्जुन मन ही मन अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मजबूर था, इसीलिए वो बस इतना कहता है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इसके बाद अर्जुन कोर्ट में अपना अगला कदम उठाता है और विटनेस बॉक्स में अभिमन्यु नाम के एक लड़के को गवाही के लिए पेश करता है। अभिमन्यु और सोमा असल में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अर्जुन कोर्ट में इस बात का खुलासा करता है कि सोमा के इस हाल में होने के बावजूद अभिमन्यु एक बार भी उसे मिलने हॉस्पिटल नहीं गया। इसके बाद अर्जुन कोर्ट के सामने उन दोनों की व्हाट्सएप चैट्स पेश करता है जिसमें अभिमन्यु ने सोमा के लिए बेहद आपत्तिजनक गंदी भाषा और गालियों का इस्तेमाल किया था। ये देखकर अभिमन्यु बौखला जाता है और सबके सामने सोमा को लेकर बकवास करने लगता है कि वो इसी के लायक थी। उसका ये बर्ताव देखकर अर्जुन का गुस्सा भड़क उठता है और वो कड़क आवाज में चुप कराते हुए उसे चेतावनी देता है, इस कोर्ट के अंदर मैं वकील हूँ और तुम सिर्फ एक गवाह, लेकिन कोर्ट के बाहर मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक लॉयर हूँ। अभिमन्यु अपनी गवाही में ये भी दावा करता है कि सोमा उस रात किसी और के साथ भी गई होगी। कोर्ट रूम में एक मासूम लड़की की इज्जत उछाली जा रही थी जो अर्जुन को अंदर ही अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जज कोर्ट की कार्यवाही को अगली तारीख के लिए टाल देते हैं। घर लौटने के बाद अर्जुन अपनी पत्नी अवंतिका पर बुरी तरह गुस्सा होता है। उसे पता चलता है कि ये चैट्स अवंतिका ने ही उसकी नजरों से बचाकर केस में शामिल करवाई थी। अर्जुन कहता है इन सबूतों की वजह से कोर्ट में सोमा के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला गया, जिसे सुनकर वहां बैठी उसकी मां का दिल भी टूट गया था। वो साफ लफ्जों में कहता है मैं केस जीतने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन अवंतिका रोते हुए अपनी मजबूरी बताती है कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी मरती हुई बेटी समायरा को बचाने के लिए किया। रात के वक्त इंस्पेक्टर गोखले का सरकारी वकील मधुरा के पास फोन आता है। वो बताता है कि पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिससे ये केस कल के ही कल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मधुरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
था। अगले दिन कोर्ट में माधुरा उस सॉलिड सबूत को सामने रखती है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को गवाह के तौर पर पेश करती है। ऑफिसर कोर्ट को बताता है कि शौर्यमान गौर ने पकड़े जाने के डर से अपनी पूरी कार को केमिकल से वॉश करवा दिया था ताकि कोई सुराग न बचे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। फॉरेंसिक टीम को शौर्यमान की कार की चाबी पर खून के निशान मिले और वही खून कार के की होल के अंदर भी फंसा हुआ था। जब उस खून का टेस्ट किया गया तो वो पूरी तरह सोमा के डीएनए से मैच हो गया। इस एक सबूत ने पूरे केस का पासा पलट दिया। अब माधुरा का पलड़ा अर्जुन पर भारी पड़ चुका था। कोर्ट में एक बार फिर अगली तारीख मिल जाती है, लेकिन इस बार अर्जुन गहरे सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा कि डिफेंस की तैयारी करते वक्त इतनी बड़ी और अहम डिटेल उससे मिस कैसे हो गई। चाबी से मिले सुराग के बाद अर्जुन गुस्से में दोबारा शौर्यमान के पास जेल पहुंचता है। वो उसे कहता है कि अगर ये गुनाह तूने ही किया है तो मुझे सच सच बता दे और कितनी बातें मुझसे छुपा रहा है। अब अगर कुछ भी छुपाया तो हम ये केस बुरी तरह हार जाएंगे। शौर्यमान अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो बेकसूर है, लेकिन इसी बीच वो अर्जुन की बीमार बेटी समारा को लेकर बेहद भद्दी और घटिया बात कह देता है। ये सुनते ही अर्जुन का सब्र टूट जाता है और वो शौर्यमान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। गुस्से में तिल मिलाया शौर्यमान कहता है, अब मैं तेरी बेटी को अपने बोन मैरो के स्टेम सेल्स कभी नहीं दूंगा, वो तड़प तड़प कर मरेगी। अर्जुन भी गुस्से में कह देता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ निकालेगा, लेकिन असलियत ये थी कि अपनी बेटी के खातिर अर्जुन बेहद मजबूर था और उसे हर हाल में ये केस जीतना ही था। हॉस्पिटल से एक बेहद बुरी खबर आती है। एक तरफ जहां समायरा जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोमा में चल रही सोमा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सोमा दम तोड़ देती है। बेटी की मौत पर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। दूसरी तरफ समायरा किसी तरह इस हालत से बाहर निकल आती है और डॉक्टर उसकी सिचुएशन को फिलहाल कंट्रोल में बताते हैं। बेटी की हालत देखकर अवंतिका खुद जेल में शौर्यमान से मिलने पहुंचती है। उसे देखते ही शौर्यमान के अंदर का घमंड फिर जाग जाता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। हम 3 साल तक रिश्ते में थे। तुम सिर्फ 22 साल की थी जब तुम्हें शादी और बच्चे चाहिए थे, पर मैं इन सब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम अलग हो गए थे। इस पर अवंतिका उसे करारा जवाब देते हुए कहती है, बात सिर्फ इतनी नहीं थी, असलियत ये है कि तुम सिर्फ खुद से प्यार करने वाले एक स्वार्थी इंसान हो। उस वक्त अर्जुन भी मुझे पसंद करता था और मैंने उसके अच्छेपन को देखकर उसे चुना। मेरा वो फैसला बिल्कुल सही था और याद रखना, मुझे यहाँ अर्जुन ने नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। इसके बाद शौर्यमान से मिलने उसके पिता हर्षवर्धन गौर और अर्जुन भी जेल आते हैं। उन्हें पुख्ता सबूतों और सोमा की मौत के बाद हर्षवर्धन पूरी तरह हताश हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब उनका बेटा जेल जाने से नहीं बच सकता और इस बदनामी के चक्कर में वो अगले महीने होने वाले चुनाव में भी हार जाएंगे। लेकिन अर्जुन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो अभी भी इस हारे हुए केस को जिता सकता है। अगली पेशी में अर्जुन कोर्ट के सामने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। अर्जुन उनसे तकनीकी सवाल पूछता है कि क्या कार के की होल में मिले खून के आधार पर ये 100% दावा किया जा सकता है कि शौर्यमान ही कातिल है। इस पर फॉरेंसिक ऑफिसर जवाब देती है कि होल से मिला खून बेहद कम मात्रा में था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि कार में दोनों के बीच सिर्फ हाथापाई हुई थी, जिसके दौरान शौर्यमान की चाबी पर खून लगा और वही खून चाबी लगने पर की होल के अंदर चला गया। सिर्फ इतने कम खून से मर्डर की बात साबित करना मुश्किल है। फॉरेंसिक ऑफिसर के इस बयान से पूरा केस एक बार फिर पलट जाता है और अर्जुन का पलड़ा भारी हो जाता है। इसके बाद कोर्ट इस मामले में अगली तारीख तय कर देती है। सुनवाई के बाद जब माधुरा और सोमा की मां कोर्ट रूम के बाहर आती हैं, तो सोमा की मां पूरी तरह टूट चुकी थी। बेटी की मौत के बाद अब उनके जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो मायूस होकर माधुरा से कहती है अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है और वो इस केस को वापस लेना चाहती है। लेकिन माधुरा हिम्मत नहीं हारती और वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए लड़ेगी। माधुरा तुरंत अपनी टीम की मीटिंग बुलाती है और सबको बोलती है कि जिन लोगों से भी पहले पूछताछ हुई थी उन सब के पास दोबारा जाओ। हमें हर हाल में कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, वरना हम ये केस हार जाएंगे। इसी दौरान उनके ऑफिस में शुभांकर पिल्लई नाम के एक शख्स खुद चलकर आता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में इस केस का फाइनल जजमेंट होना था, लेकिन तभी माधुरा जज से गुजारिश करती है कि फैसले से पहले वो एक बेहद अहम गवाह को पेश करना चाहती है। इजाजत मिलने पर वो शुभांकर पिल्लई को विटनेस बॉक्स में बुलाती है। पिल्लई गवाही देते हुए बताता है कि 1 मई को सुबह 4 बजे की ट्रेन से उसे दूसरे शहर जाना था, जिसके लिए वो रात भर जाग कर पैकिंग कर रहा था। देर रात जब वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तभी उसने नीचे सड़क पर एक बेहद परेशान और गुस्से में तैरते आदमी को देखा।
जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके पास ही एक काले रंग की कार खड़ी थी। पिल्लई कहता है वो कार का मॉडल तो नहीं बता सकता, लेकिन उस आदमी को अच्छे से पहचानता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कोर्ट में बैठा शौर्यमान ही है। पिल्लई आगे खुलासा करता है कि उसने शौर्यमान को रात ठीक 1:10 बजे देखा था, क्योंकि उसी वक्त उसके खुद के फोन पर उसके पिता का कॉल आया था। ये सुनते ही अर्जुन बचाव में उतरता है और पिल्लई के दावों को खारिज करते हुए कहता है कि तुमने जरूर किसी गलत इंसान को देखा, क्योंकि उस वक्त शौर्यमान के पास उसका मोबाइल ही नहीं था, तो वो फोन पर बात कैसे कर सकता है। साथ ही अर्जुन दलील देता है कि रात 1 बजे तो शौर्यमान अपने घर पहुंच चुका था। मामला एक बार फिर उलझता देख जज साहब अगली तारीख दे देते हैं। कोर्ट से सीधा अर्जुन जेल में शौर्यमान के पास पहुंचता है और कड़ाई से पूछता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? उस रात तुम्हें वहां और किन किन लोगों ने देखा था? शौर्यमान अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो वहां था ही नहीं और रात 1 बजे वो घर पहुंचने की गवाही उसकी पत्नी खुद दे चुकी है। इस बातचीत के बीच शौर्यमान का एक नौकर वहां खाना लेकर आता है। खाने में नॉनवेज न देखकर शौर्यमान भड़क जाता है, तो नौकर डरते हुए कहता है आज मंगलवार है, इसीलिए गौरी भाभी ने नॉनवेज नहीं भेजा। बातचीत के दौरान वो नौकर शौर्यमान की पत्नी को सिर्फ गौरी कहकर बुलाता है, जो अर्जुन के कान में खटक जाता है। इसके बाद अर्जुन जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद उस वर्ली वाले इलाके में जाता है जहां सोमा जख्मी हालत में मिली थी। वहां सामने की बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर पिल्लई का फ्लैट था। अर्जुन वहां की दूरी और एंगल को अच्छे से चेक करता है। छानबीन के दौरान उसे पता चलता है कि उस सड़क पर रात को कई फुटपाथ वाले और मजदूर रहते हैं, लेकिन अजीब बात थी कि उनमें से किसी ने भी शौर्यमान या उसकी कार को वहां नहीं देखा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अर्जुन अब एक नया रास्ता चुनता है और वो सीधा शौर्यमान की पत्नी गौरी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। गौरी से मिलने पर वो फिर वही दोहराती है कि उसका पति रात 1 बजे घर लौट आया था। इस पर अर्जुन उसे सीधे पूछता है, मैं अभी शौर्यमान से मिलकर आ रहा हूँ, उसने मुझे बताया कि उस रात उसने तुम्हें हैंडल किया था, आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? ये सुनते ही गौरी का दर्द छलक पड़ता है। वो बताती है कि उस रात 1 बजे घर आते ही शौर्यमान ने उसे बेहद बेरहमी से पीटा था। वो रोते हुए कहती है कि ये कोई पहली बार नहीं था, वो रोज उसके साथ ऐसे ही जानवरों जैसा बर्ताव करता है। उस रात मार पिटाई से तंग आकर उसने पुलिस को फोन भी लगाया था, लेकिन डर के मारे थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करके कह दिया कि सब कुछ ठीक है। अर्जुन उसे समझाता है कि ये बेहद जरूरी बात उसे कोर्ट में पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगले सीन में माधुरा और उसका पति एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वहां उसका पति एक बड़ा खुलासा करते हुए बताता है कि उसकी नई जॉब लग गई है, जिसका पैकेज 12 लाख रुपए है और ये नौकरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद पॉलिटिशियन हर्षवर्धन गौर ने लगवाई है। लेकिन इसके बदले शर्त यह है कि माधुरा को यह केस वापस लेना होगा। माधुरा उसे चेतावनी देती है कि वो उन नेताओं की फितरत नहीं जानता, केस जीतते ही वो उसे नौकरी से लात मार देंगे। पर उसका पति पैसों का वास्ता देकर बहस करने लगता है कि सरकारी वकील की तनख्वाह से घर नहीं चलता। माधुरा गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। लिफ्ट के पास उसे अर्जुन मिल जाता है, जो उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। अर्जुन उसे कॉफी पर इनवाइट करता है। जब दोनों टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, तभी अचानक कुछ लोग अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं कि उनसे कुछ जरूरी काम है। अर्जुन उनसे बात करने के लिए थोड़ा साइड में जाता है और अपना फोन टेबल पर ही छोड़ जाता है। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर असिस्टेंट का एक मैसेज फ्लैश होता है, जिसे माधुरा देख लेती है। मैसेज में लिखा था कि गौरी अब उनके साथ नहीं है और वो कोर्ट में आकर अपना पुराना बयान बदलना चाहती है। ये पढ़ते ही माधुरा को समझ आ जाता है कि अब इस केस का पासा पूरी तरह पलटने वाला है। अगली सुबह कोर्ट की अंतिम सुनवाई में माधुरा जज साहब से कहती है कि वो एक पुराने गवाह को दोबारा विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती है। इजाजत मिलने पर वो गौरी को सामने लाती और कहती है कि तुमने पिछली बार जो कहा वो दबाव में था, लेकिन आज तुम सिर्फ सच बताओगी। तब गौरी पूरे कोर्ट के सामने सच उगलती है कि उस रात शौर्यमान रात के 1 बजे नहीं बल्कि सुबह के 4 बजे घर आया था। वो रोते हुए कहती है कि जो इंसान अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो और उसकी इज्जत ना करता हो, वो कभी बेकसूर नहीं हो सकता। गौरी के इस बयान से शौर्यमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब अर्जुन खड़े होकर कहता है कि अब पूरा केस सिर्फ एक ही बात पर टिक गया है कि अगर शौर्यमान रात 1 बजे घर पर नहीं था तो वो उस वक्त कहाँ था। अपनी अगली चाल चलते हुए अर्जुन कोर्ट में पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को गवाह के तौर पर पेश करता है। इंस्पेक्टर कोर्ट में आकर कहता है कि हाँ, उस रात गौरी मैडम का पुलिस हेल्पलाइन पर इमरजेंसी कॉल आया था। जब कोर्ट में पुलिस हेल्पलाइन का वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाया जाता है तो पूरा सच सामने आता है। रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि गौरी को उस समय शौर्यमान बुरी तरह पीट रहा था और पीछे से उसकी आवाज भी आ रही थी। ये सुनते ही गौरी ने रोते हुए कटघरे में खड़े होकर सारा सच उगल दिया। उसने कहा, उस रात मेरा पति सुबह 4 बजे नहीं बल्कि रात 1 बजे ही घर आए थे, लेकिन वो हर रोज मुझे जानवरों की तरह पीटते हैं। अपनी जान बचाने और समाज के डर से मुझे पहले ही झूठ बोलना पड़ा था। मैं ऐसे दरिंदे के साथ नहीं रह सकती जो अपनी पत्नी
की इज्जत ना करे। मैं चाहती हूँ कि इसे फांसी की सजा हो। इस बयान और रिकॉर्डिंग से ये पूरी तरह साफ हो गया कि मर्डर वाले समय शौर्यमान अपने घर पर ही मौजूद था। इस पुख्ता सबूत के बाद जज साहब को फैसला सुनाने में कोई उलझन नहीं हुई और उन्होंने शौर्यमान को सोमा मर्डर केस से बाइज्जत बरी कर दिया। जेल से बाहर आते ही शौर्यमान अपनी पत्नी के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। वो कहता है, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए और तू मुझे सजा दो, मुझे मंजूर है, बस मुझे छोड़कर मत जाना। इसके बाद वो गौरी को लेकर घर के लिए निकल जाता है। अर्जुन वहीं खड़ा गुस्से में उसे देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि एक कातिल आज उसकी मजबूरी की वजह से आजाद हो गया था। तभी अर्जुन के पास सरकारी वकील माधुरा आती है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। वो बोलती है, सर ये सब आपकी ही सोची समझी प्लानिंग थी। ये बात अब मुझे समझ आ रही है। उस रात आपका रेस्टोरेंट आना, मुझसे कॉफी पर मिलना और आपके फोन पर वो मैसेज फ्लैश होना, ये सब एक नाटक था ताकि मैं गुस्से में आकर गौरी को दोबारा गवाह बनाने के लिए कोर्ट में बुलाऊं। माधुरा ने भारी दिल से कहा, सर आप ये केस जीत तो गए, मैं आपको अपना आदर्श मानती थी, लेकिन आज आप मेरी नजरों में पूरी तरह हार गए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। केस जीतने के तुरंत बाद अर्जुन और अवंतिका हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डील के मुताबिक शौर्यमान ने समारा को बचाने के लिए अपने बोन मैरो के स्टेम सेल्स दिए थे, जिससे अब मासूम बच्ची की जान सुरक्षित थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन मेहरा हार मानने वालों में से नहीं था। शौर्यमान ने अपनी आजादी की खुशी में एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी थी, जहां उसने अर्जुन को भी इनवाइट किया था। अर्जुन उस पार्टी में पहुंचता है और सीधे शौर्यमान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे पता है ना कि मैं हमेशा आखिरी में अपना असली इक्का फेंकता हूँ। शौर्यमान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अर्जुन आगे कहता है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि सोमा का मर्डर तूने ही किया है। उस रात जब तुमने कार में सोमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वो भागने लगी तो तूने गुस्से में आकर अपनी कार की नोकीली चाबी से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। खून देखकर तू डर गया और उसकी अधमरी बॉडी को वहीं रास्ते पर फेंककर भाग गया। अर्जुन ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हुए कहा, तुझे जब एहसास हुआ कि चाय वाले ने तुझे देख लिया तो तूने केस को उलझाने का मास्टर प्लान बनाया। तू कार लेकर उस बिल्डिंग के नीचे गया जहां पिल्लाई रहता था। वहां तूने एक गरीब फुटपाथ वाले को ढेर सारे पैसे देकर उसका मोबाइल छीना और अपनी पत्नी गौरी को फोन किया। तुम दोनों ने मिलकर पुलिस को गुमराह करने के लिए ऑन कॉल घरेलू हिंसा का यह नाटक रचा। बैकग्राउंड में जो आदमी चिल्ला रहा था वो तेरा ही वफादार नौकर चतुर था, जो जेल में तेरे लिए खाना लाता था और गौरी भाभी नहीं बल्कि सिर्फ गौरी कहकर बुलाता था। ये सुनकर शौर्यमान हंसने लगा और बोला, वाह तुम वाकई जीनियस हो, लेकिन अब क्या फायदा, ये केस कोर्ट में खत्म हो चुका है और तुम इसे अब साबित नहीं कर सकते। तब अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इक्का फेंका। उसने कहा, तुझे लगा कि तूने उस गरीब फुटपाथ वाले को मारकर अपना रास्ता साफ कर लिया, और तू भूल गया मैं उस इलाके को खुद चेक करने गया था। वहां रहने वाले 23 परिवारों में से सिर्फ एक आदमी गायब था। तेरा गुंडा चतुर जब उस गवाह की लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में था तब मेरी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। चतुर अंडरग्राउंड नहीं है, वो पुलिस की कस्टडी में है और हॉस्पिटल में वो गवाह भी होश में आकर अपना बयान दर्ज करा चुका है। तूने मर्डर छुपाने के लिए एक और मर्डर किया। शौर्यमान थर थर कांपने लगता है। वो चिल्लाता है, तुम मुझे दोबारा जेल नहीं भेज सकते। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं तुझे जेल भेजूंगा, तुझे जेल कोई और पहुंचाएगा। तभी पार्टी में भारी पुलिस फोर्स के साथ माधुरा बनर्जी एंट्री मारती है। अर्जुन ने कोर्ट के बाहर सारे सबूत और गवाह माधुरा को सौंप दिए थे, जिसके बाद पुलिस शौर्यमान को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जाती है। पैसा और पावर के दम पर आप कुछ समय के लिए न्याय को गुमराह भले ही कर लें, लेकिन कानून के शिकंजे और अपने कर्मों के फल से कभी बच नहीं सकते। एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने के अहंकार में डूबा शौर्य अपनी पत्नी पर किए अत्याचारों और अपनी ही छोटी मोटी चालाकियों के बुने जाल में ऐसा फंसा कि लास्ट में उसकी बर्बादी का कारण वही बना। वहीं दूसरी तरफ ये कहानी यह भी साबित करती है कि परिस्थितियां चाहे इंसान को कितनी भी मजबूर क्यों ना कर दे, लेकिन एक सच्चा और समझदार इंसान अपनी बुद्धिमानी से अपनों की रक्षा भी कर लेता है और बुराई को उसकी सही जगह पहुंचाकर आखिरकार जीत हमेशा न्याय की ही कराता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।